मैं डॉक्टर BS चौहान, गवर्नमेंट PG कॉलेज कवर्धा। आज हम लोग MA 4th सेमेस्टर के अंतर्गत सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र इंटरनेशनल ट्रेड का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि अंतर्राष्ट्रीय तरलता इंटरनेशनल लिक्विडिटी ये किसी देश में इसकी क्यों आवश्यकता है? इसलिए आवश्यकता है क्योंकि किसी भी देश को अन्य देशों से वस्तुएं सेवाएं क्रय करने के लिए जो संसाधन पर्याप्त मात्रा में चाहिए वो अंतर्राष्ट्रीय तरलता के माध्यम से उसको रखा जाता है और उसी के बाद उसका उपयोग करके अन्य देशों से वस्तुएं सेवाएं आवश्यकता के अनुसार उस देश में मंगाई जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तरलता के लिए जैसे अपन हम लोग देखते हैं कि एक परिवार चलाने के पारिवारिक बजट बनाया जाता है, उसमें भी तरलता का ध्यान रखा जाता है कि कुछ नकदी जो राशि हमेशा परिवार के पास रखी जाती है उसे ही अपन तरलता के रूप में लेते हैं कि जब आवश्यकता पड़े तो हम उसका उपयोग कर सकें किसी भी घटना दुर्घटना के समय। क्योंकि यदि बैंक में राशि है तो उसको अचानक कभी भी छुट्टियों में या कोई भी समय नहीं निकाला जा सकता, इसके लिए नकदी राशि रखी जाती है। इसी प्रकार कोई भी देश अपनी देश की जनता की आवश्यकताओं के लिए विदेशों से जो वस्तुएं सेवाएं आयात करते हैं उसके लिए भी रिजर्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मुद्राएं या गोल्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 5 प्रकार की जो आवश्यकताएं यहाँ पर बताई गई हैं उसके आधार पर कोई भी देश अन्य देशों से वस्तुएं सेवाएं करने की अपनी क्षमता बढ़ा सकता है। पहला है गोल्ड रिजर्व। गोल्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य है कि हर देश इसको लेने के लिए तैयार रहता है, इसके बदले में वस्तुएं सेवाएं देने के लिए तैयार रहता है। तो जिस देश के पास ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड रिजर्व होगा उस देश की आर्थिक क्षमता उतनी अधिक रहती है। तो अधिकांश देश चाहता है कि गोल्ड ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व करके रखे ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उसको अधिक मान्यता प्राप्त हो सके। दूसरा है डॉलर रिजर्व। डॉलर अनेक देशों में प्रचलित है किंतु सबसे अधिक शक्तिशाली अमेरिकी डॉलर है। इस USA डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अधिक मान्यता है। कोई भी देश अमेरिकी डॉलर से व्यापार करने के लिए तैयार रहता है, इसलिए US डॉलर एक शक्तिशाली मुद्रा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित है। इसीलिए हर देश चाहता है कि USA डॉलर की ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास रिजर्व हो और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक शक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सके। तीसरा स्टेज है स्टेर्लिंग पाउंड रिजर्व।
यूके का पौंड, इसको भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है और ये भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है इसका। और हर देश चाहता है कि इसका भी रिजर्व फंड उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा हो और इसके आधार पर वो कोशिश करता है कि अधिक यूके पौंड को अपने पास एकत्रित करें, जिससे कि उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अधिक सफलता प्राप्त हो सके और अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं का आयात कर। चौथा जो स्रोत है वो स्पेशल ड्राइंग राइट्स HDR, इसमें IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसके अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है सदस्य देशों की आर्थिक वैश्विक निर्भरता का आकलन करता है और आर्थिक और तकनीकी मदद भी अपने सदस्य देशों को करता है। वर्तमान में इस संस्था के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय संस्था कहलाती है। इसके वर्तमान में 189 इसके सदस्य हैं, भारत भी इसका सदस्य है और इसके जो सदस्य हैं इसके कोटे का निर्धारण इनके अंश के साथ साथ उस देश की GDP, उस देश का आर्थिक खुलापन, उस देश के आर्थिक विविधता, उस देश की अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व, इसके आधार पर ये तय किया जाता है कि कौन से देश का शेयर के आधार पर उसको वोटिंग अधिकार दिया जाता है। वर्तमान में अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा वोटिंग अधिकार है और अमेरिका 17.46 शेयर उसके पास है। भारत का 2.76, इसके आधार 2.76 के आधार पर भारत को 2.64 वोटिंग का अधिकार दिया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि HDR के माध्यम से जो देश इस संस्था से जुड़े हुए हैं उनको समय समय पर आर्थिक और तकनीकी सहायता IMF के द्वारा प्राप्त होती है और इसीलिए जो सदस्य जुड़े हुए हैं उनको व्यापार और अन्य गतिविधियों में सहायता प्रदान की जाती है और उनको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहती है अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था बनाई गई है। अगला है क्रेडिट एग्रीमेंट। क्रेडिट एग्रीमेंट का मतलब है किस प्रकार से आपके अन्य देशों के साथ आपकी कितनी साख है, उसके आधार पर एक देश दूसरे देशों से अपनी व्यापार से संबंधित संधि करते हैं। जिस प्रकार अपन देखें कि आप समाज में रहते हैं और समाज में आपकी क्या साख है, क्या क्रेडिट है, उधर उसके आधार पर आपको कभी पैसे नहीं रहने पर भी आपको सामग्री प्रदान साख के आधार पर की जाती है। उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एग्रीमेंट यदि व्यापार के लिए आपको किसी देश से हुआ है तो वो ये जो चार हमने बताए इसके बिना भी आपको वस्तुओं का आयात निर्यात वगैरह संपन्न किया जाता है। इस तरह से साख एग्रीमेंट के माध्यम से हम बिना लेन देन के माध्यम से आयात निर्यात कर सकते हैं और उसका बाद में उसका पेमेंट अन्य स्रोतों के माध्यम से किया जाए। अब हम अंतर्राष्ट्रीय तरलता के महत्व के बारे में जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय तरलता का महत्व पहला इसमें दिखाया है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि। वर्तमान में जितने देश हैं
सभी चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका जो व्यापार है अधिक से अधिक बाहर के देशों में वस्तुएं सेवाओं का निर्यात करें और विदेशी मुद्रा का ज़्यादा से ज़्यादा अर्जन करें। इसके लिए प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ गई। हर देश ये चाहता है कि अपने देशों में वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करके कम से कम लागत में विदेशों को निर्यात कर अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन कर विदेशी मुद्रा का स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा रख सकें। सेकंड है मांग के अनुरूप स्वर्ण भंडारों का होना। अब वर्तमान परिदृश्य पर सभी जितने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश हैं सभी चाहते हैं कि सोने का जो भंडार है उनके पास अधिक मात्रा में उपलब्ध रहे ताकि वो उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार कर सकें। किंतु मांग इतनी ज़्यादा हर देशों के समाज स्तर पर बढ़ गई है कि मांग के अनुरूप वस्तुएं सेवाएं का उत्पादन नहीं हो पा रहा है और वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन न होने के कारण विदेशों से वस्तुएं सेवाओं का आयात करने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्वर्ण भंडारों की कमी महसूस हो रही है। तीसरा है खनिज तेलों की कीमतों में अधिक तेजी से वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने में आ रहा है कि व्हीकलों की जो आवश्यकता है बहुत ज़्यादा हो गई है, मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसके मद्देनज़र तेलों की जो मांग बढ़ने के कारण कीमतों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। तो कीमतों में वृद्धि के होने के कारण मांग भी बढ़ रही है, कीमत भी बढ़ रहा है। इसके बावजूद तेलों की जो पूर्ति है वो सरलता पूर्वक नहीं की जा रही जैसे कि पूर्व के वर्षों में देखा जाता था। वर्तमान में कीमत बढ़ने के बाद भी मांग आवश्यकता अनुसार पूर्ति नहीं की जा रही। चौथा है विकासशील देशों की आवश्यकता में वृद्धि। जो विकासशील देश चाहता है कि वो भी विकसित देशों की श्रेणी में आ जाए, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं और समाज में जनसंख्या की वृद्धि के कारण भी देशों में आवश्यकताएं बढ़ रही हैं। उस आवश्यकताओं को पूर्ति करने की आवश्यकता रहती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय तरलता का महत्व बढ़ा है कि अंतर्राष्ट्रीय तरलता जितनी ज़्यादा होगी उस देश की दूसरे देशों से वस्तुएं सेवाएं क्रय करने की क्षमता बढ़ेगी। लास्ट और पांचवा है विकसित देशों द्वारा न्यायपूर्ण व्यवहार ना होना, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना। कभी कभी देखने को मिलता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित राष्ट्र हैं वो अपना एक अलग समुदाय बना करके विकसित देशों के ज़्यादा सफलता के लिए या विकसित देशों की लाभ के लिए कुछ विकासशील देशों के साथ पक्षपातपूर्ण या न्याय संगत व्यवहार नहीं करते, जिससे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार में फर्क पड़ता है और विकसित देशों के व्यापार उतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते, विकासशील देशों के व्यापार इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते जितना कि विकसित देशों के व्यापार बढ़ते। तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय तरलता का महत्व हुआ। अंतर्राष्ट्रीय तरलता क्या है? जब किसी देश के पास, संक्षेप में अपन जाने कि जितनी संपत्तियां, साधन उनके पास उपलब्ध रहते हैं और उन साधन और संपत्ति, वित्तीय साधनों और संपत्तियों से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुएं सेवाओं का निर्यात आयात करते हैं, उसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय तरलता का आकलन किया जाता है। जो राष्ट्र ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं सेवाओं का क्रय करता है वो उतना ही उस देश की आर्थिक संपत्ति या आर्थिक उसको फायदा होता है। इस तरह से अपन कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तरलता का महत्व काफ़ी अधिक है। जिस देश में अंतर्राष्ट्रीय तरलता ज़्यादा अधिक होगी वह देश उतना ही आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ और संपन्न कहलाएगा। धन्यवाद।